हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के बारे में। अभी तक हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट यहाँ पे कवर किया है जिसमें हमने हेल्थ के बारे में यहाँ पे बात की है। तो क्या क्या समझा है हमने हेल्थ को, एक बार आप लोग देख लेंगे। हेल्थ क्या होती है, हमने कहा हेल्थ से मतलब हमारे पूरी बॉडी की हेल्थ से है। आपकी फिजिकल हेल्थ यहाँ पे आती है, आपकी इमोशनल हेल्थ आती है, मेंटल हेल्थ है, सोशल हेल्थ है। सारी जो आपके हेल्थ है वो सब आते हैं हेल्थ में। हेल्दी होने का मतलब है कि हर एस्पेक्ट से यहाँ पर हेल्दी हो रहा। क्लियर है इतना? चलिए, अब यहाँ पर हमने कहा कि जब हमने हेल्थ को समझा, हेल्थ को जाना, उसके बाद हम बात करते हैं थोड़ा सा डिजीज के बारे में कि डिजीज क्या होती है। तो आपने कहा कि डिजीज एक वो कंडीशन है या वो स्टेट है बॉडी की जिसमें हमारे ऑर्गन्स की जो फंक्शनिंग होती है या हमारे बॉडी में जो प्रोसेस होती है उनमें डिस्टरबेंस आता है। और जब उनमें डिस्टरबेंस आता है या फिर हमारी बॉडी के जो ऑर्गन है उनके फंक्शनिंग में कोई डिस्टरबेंस आता है तो हमारी बॉडी में हमें काफी सारे साइन और सिम्टम्स दिखते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? डिजीज कहते हैं। अगर हम देखें कि ट्रांसमिट होने के क्या मोड हैं, यानी कि अगर हम कहें कि जो बीमारी है वो कितने प्रकार की हो सकती है, तो हमने कहा वो दो प्रकार की हो सकती है। एक वो बीमारी जो फैल जाती है जिसे हम कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं या इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं, ठीक है, या संचारी रोग इन्हें हम कहते हैं। सेकेंड टाइप जो आता है वो डिजीज जो कि फैलती नहीं है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, जिसे हम नॉन कम्युनिकेबल कहते हैं या फिर नॉन इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं। ठीक है, तो ये जो रोग है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं। बेसिकली जो इन्फेक्शियस डिजीज होती है यानी कि जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिट हो रही है, ऐसे जो डिजीज होते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू कॉज होते हैं, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही यहाँ पर एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर इजिली हो पाते हैं। ठीक है, तो ये है डिजीज के बारे में एक इंट्रोडक्टरी पार्ट हमारे पास। अब हमने कहा कि जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है यानी कि जो रोग उत्पन्न करने वाले जीव हैं उनमें आते हैं आपके बैक्टीरिया, उनमें आते हैं आपके फंजाई, प्रोटोजोन्स आते हैं, हेलमिंथीज आते हैं। अगर इनके अलावा कुछ और बात करें तो हमने कहा वो होता है यहाँ पे वायरस, क्योंकि वायरस कोई जीव नहीं है इसीलिए वायरस को आप पहले हाईलाइट करके लिखेंगे। और अगर आप कह रहे हैं कि पैथोजन यानी कि जो रोगजनक है या वो जीव जो रोग को उत्पन्न करते हैं तो उस एग्जाम्पल में आप वायरस को इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, तो कुछ बीमारियों के नाम भी आपको यहाँ पर दिए गए हैं कि यहाँ पर जो बीमारियां होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। इनमें से कुछ जो डिजीज हैं उनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब आप यहाँ पर चैप्टर में आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, इन्फेक्शियस डिजीज क्या क्या होती है उनमें अगर हम देखें तो हमने कहा कि वो डिजीज जो कि क्या होती है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। अब आपने कहा बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोन, फंगल और हेलमिंथिस के द्वारा जो होने वाली बीमारियां हैं उनके आप अगर एग्जाम्पल देखेंगे तो एग्जाम्पल हमारे पास आते हैं यहाँ पर निमोनिया है, ठीक है, कॉमन कोल्ड है, अमीबियासिस है, रिंग वॉर्म है, एस्कैरियासिस है, प्लेग है, टाइफाइड है, पोलियो है, मलेरिया है, एथलीट्स फुट है, फिलारियासिस है, कैनियासिस है और डायरिया है। तो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल आते हैं किसके? डिजीज के। चलिए, तो ये तो हमारे पास आते हैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल किसके? डिजीज के। चलिए, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे। देखिए, जब भी हम बीमार पड़ते हैं, अच्छा एक और चीज, यहाँ पर कुछ जो डिजीज है, यहाँ पे कुछ बीमारियां हैं जैसे निमोनिया है, कॉमन कोल्ड है यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देती हूँ, आप ये नोट करेंगे। एक तो है निमोनिया, क्योंकि काफी बार आपने सुना है। कॉमन कोल्ड है, ठीक है, टाइफाइड है, पोलियो है, प्लेग है, मलेरिया है यहाँ पे, ठीक है, और डायरिया है, रिंग वॉर्म है। इनमें से ये जो आपको हाईलाइटेड जो भी डिजीज दिखाई गई है ये काफी बार हमने सुनी है। जैसे निमोनिया आप जानते हैं होता रहता है यहाँ पे, ठीक है, जैसे बच्चों में ज्यादा होता है निमोनिया। कॉमन कोल्ड जो बहुत कॉमन है और सभी को होता है, ऐसा कोई नहीं है कि जिसे कॉमन कोल्ड नहीं हुआ हो। जैसे ही आपने कहा कि मौसम चेंज होता है आपको कॉमन कोल्ड होगा ही होगा, ये होता ही है।
जैसे आप देखते हैं कि आपकी क्लास में कोई बच्चा है जिसे सर्दी जुकाम हो रहा है, तो आप देखते हैं वो फैलने लगता है। कॉमन कोल्ड सभी ने देखा है, प्लेग के बारे में सुना है सभी ने, टाइफाइड के बारे में सुना है सभी ने, पोलियो के बारे में सुना है, मलेरिया जो है उसके बारे में सुना है, डायरिया के बारे में सुना है। ये जितने भी हाईलाइटेड टर्म्स हैं, आपको क्या करने हैं, इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे अगर किसी को कॉमन कोल्ड होता है तो उसके क्या सिम्टम्स हैं, क्या लक्षण उनके होते हैं, क्या होता है वहाँ पे, या जब टाइफाइड होता है तो वहाँ पे क्या होता है। तो ये जो जितने भी हाईलाइटेड टर्म्स है आप उन्हें नोट करेंगे, उनके जो यहाँ पे कैरेक्टर्स हैं या सिम्टम्स, कैरेक्टर्स की जगह सिम्टम्स आप सही वर्ड यहाँ पे रखेंगे, जो इनके सिम्टम्स हैं उन्हें आप यहाँ पर नोट करेंगे। इसके अलावा आपने कहा मे बी ऐसे हो सकता है आपने नहीं पढ़ा हो, नहीं सुना हो, एस्कैरियासिस हो गया है, एथलीट्स फुट हो गया है, या फिलारियासिस हो गया है। हो सकता है आपने इनके बारे में नहीं पढ़ा हो, लेकिन हम यहाँ पर आगे जा करके इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, अब हमने कहा है कि ये तो सारी है होती हैं बीमारियां। अब आते हैं थोड़ा सा क्योर पे। हमने कहा कि यहाँ पर जब भी हम बीमार पड़ते हैं तो ठीक है, हमने दवाई ली और हम ठीक हो जाते हैं, तो क्या हर बार ऐसा होता है कि आपने दवाई ली और आप ठीक हो गए हैं? तो हर बार ऐसा नहीं होता होगा। आपने कभी ना कभी आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आपको कोल्ड हुआ है, हल्का सा फीवर हुआ है, और आपने कुछ घरेलू जो रेमेडीज होती हैं वो आपने यूज़ की हैं, या आपने वो भी यूज़ नहीं किया, आपने सिर्फ ठंडा पानी नहीं पिया है और आपने वेट किया, एक दिन बाद आप खुद ही ठीक हो गए। या अपने घरों में आपने देखा होगा जो हमारे बड़े होते हैं, हमारे पेरेंट्स होते हैं, वो एकदम से दवाई प्रेफर नहीं करते हैं। जैसे कोल्ड शुरू हुआ है तो आपने कहा कोल्ड जब होता है तो उसके साथ हल्का फुल्का फीवर होता है, ठीक है, तो फीवर होगा। अब उस फीवर के अलग अलग सिम्टम्स हो सकते हैं, आपकी बॉडी में पेन हो सकता है, हेडेक हो सकता है, आपने कहा हल्का सा स्टमक पेन भी है, बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा है, आपको कोल्ड हो रहा है, यानी कि आपकी जो नेजल पैसेज है वो ब्लॉक हो गया है। आपने कहा कि जो आपका जो विंड पाइप है या रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो भी क्या है यहाँ पे हल्का सा ब्लॉक हो रहा है, ठीक है। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं किसके, कोल्ड के। अब आपको जब कोल्ड होता है तो हमेशा ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आपको दवाई लेनी ही पड़ती है। आप दवाई कब लेते हैं, जब 1 या 2 दिन हो गए हैं और तब भी आपको आपको लग रहा है कि आपका जो कोल्ड है वो सही नहीं हो रहा है। जैसे कि आज आपको कोल्ड हुआ, कल आपको थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है कि हाँ ये ठीक हो रहा है, और परसों आप पूरे ठीक हो जाते हैं। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, और मैक्सिमम चांसेस में तो आपको दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप ठीक हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जो फीवर है वो तेज हो सकता है, या हो सकता है कि आपने क्या किया है, प्रिकॉशंस नहीं लिए हैं, जैसे कि आप ठंडा पानी पी रहे हैं, जैसे आप ठंड में चले गए हैं, तो इस केस में आपका बुखार ठीक नहीं हुआ है, आप मेडिसिन ले रहे हैं। तो हमने कहा कि क्या होता है कि मैक्सिमम केसेस में हमारा जो कॉमन कोल्ड जो है, हमें सर्दी जुकाम जो है वो खुद ही ठीक हो जाता है, हम दवाई ना भी लें तो भी सही हो जाता है, ठीक है। ऐसा कैसे होता है, कभी सोच हमारा फीवर खुद ही ठीक कैसे हो गया है? हमने कहा कि अब जब कोई भी हमें बीमारी होती है, जैसे कि हमने कहा कि किसी को निमोनिया हुआ है, अब निमोनिया के लिए आपको दवाई लेनी पड़ेगी, ठीक है, हम लेते भी हैं दवाई यहाँ पे। या किसी को आपने कहा डायरिया हो गया है तो वहाँ पे दवाई लेते हैं, या किसी को टाइफाइड हो गया है तो वहाँ पे दवाई लेते हैं। हमने कहा कि जब हमें कोल्ड होता है, या आपने देखा होगा कि जैसे किसी को टाइफाइड हुआ है, अब 2 केस होते हैं, एक तो माइल्ड है और एक है सीवियर। माइल्ड का मतलब होता है कि हल्का फुल्का टाइफाइड की सिम्टम्स है, स्टार्टिंग है। सेकंड होता है कि काफ़ी ज़्यादा जो टाइफाइड है वो बढ़ गया है। अब आपने कहा जो हल्का फुल्का टाइफाइड जिसे फीवर है वो 1 या 2 डोज लेता है तो भी वो ठीक हो जाता है, जिसे ज़्यादा फीवर है उसे ज़्यादा डोज यहाँ पर लेने पड़ते हैं। चलिए, एक एग्जाम्पल ये है। अब एक थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं। हमने कहा हमें हुआ है कॉमन कोल्ड, हमें सर्दी जुकाम बुखार हुआ है, जो मौसमी होते हैं, जिससे वायरल चलते रहते हैं। हम देखते हैं कि वायरल जो फीवर है वो चलता रहता है। अब 2 दोस्त हैं, ठीक है, हम नाम लिख लिख लेते हैं। एक फ्रेंड है जिसका नाम है ए, एक फ्रेंड है जिसका नाम है बी। चलिए, तो हमने कहा एक व्यक्ति है जिसका नाम है ए, एक व्यक्ति है जिसका नाम है बी, यानी कि 2 फ्रेंड हैं। अब दोनों को हुआ है कॉमन कोल्ड, ठीक है। दोनों में आपने कहा कि जो व्यक्ति ए था उसका जो कॉमन कोल्ड है वो 1 से 2 दिन में ठीक हो जाता है,
वो 1 से 2 दिन में क्या हो गया, ठीक हो गया। लेकिन जो बी वाला व्यक्ति था या जो सेकंड जो दोस्त था या फ्रेंड था, ये दोनों फ्रेंड है, ठीक है, इसका जो फीवर है यहाँ पे, इसका जो कोल्ड है वो 1 से 2 दिन में सही हो गया। जो बी है उसका जो यहाँ पे कोल्ड है वो यहाँ पे 2 से 4 दिन लेता है सही होने में। एक व्यक्ति है यहाँ पे ए बी, तीसरा, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। ए बी का जो फीवर है वो सही नहीं होता है और उसके लिए से क्या लेनी पड़ती है, मेडिसिन लेनी पड़ती है, ठीक है, इससे क्या लेनी पड़ रही है, मेडिसिन। तो ए जो व्यक्ति था, जो पहला व्यक्ति था, उसे जैसे आज यहाँ पे कोल्ड शुरू हुआ, ठीक है, हल्का सा फीवर भी था और जो भी सिम्टम्स होते हैं, लेकिन दूसरे दिन उसे रिलैक्स फील हुआ और दूसरे दिन पूरा होते होते वो ठीक हो गया है। जो दूसरा व्यक्ति था उसे यहाँ पे कोल्ड जैसे आज शुरू हुआ है, कल भी वो सेम वैसा ही बना है, लेकिन दूसरे और तीसरे दिन से उसे रिलैक्स फील होना शुरू हो गया है। उसे पता है कि अब मेरा जो कोल्ड है वो ठीक हो रहा है 3 से 4 दिन में, यानी कि 2 से 4 दिन के बीच में। इट मीन्स कि 3 से 4 दिन में वो पूरा ठीक यहाँ पर हो जाता है। अब यहाँ पर आते हैं थर्ड पर्सन पे, जिसका नाम है ए बी। आपने कहा कि इसने वेट किया 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, इसका जो यहाँ पे फीवर है वो एज इट इज बना रहा, तो अब इसे क्या लेनी पड़ेगी, यहाँ पे मेडिसिन लेनी पड़ेगी। कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? आपने अपने फ्रेंड्स में भी देखा होगा कि कुछ ऐसे होते हैं जो कम बीमार पड़ते हैं, और अगर वो बीमार पड़ेंगे भी तो 1 या 2 दिन के लिए वो बीमार पड़ते हैं और वो जल्दी ठीक हो जाते हैं। कुछ आपने देखा होगा कि वो बीमार पड़ते रहते हैं, फ्रीक्वेंटली बीमार पड़ते हैं, और उन्हें ठीक होने के लिए यहाँ पे मेडिसिन लेनी ही पड़ती है, बिना मेडिसिन के वो ठीक नहीं होते हैं। ये हमें क्या बताता है? हमने कहा, क्योंकि अगर आपको ध्यान होगा प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी एक सिस्टम के बारे में, और उसका नाम हमने बताया था यहाँ पे इम्यून सिस्टम। हमने कहा हर एक की बॉडी में इम्यून सिस्टम होता है। इम्यून सिस्टम जिसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। इस इम्यून सिस्टम का काम होता है हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना। अब जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होगी, जिसकी ज्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता होगी, वो ज्यादा स्वस्थ यहाँ पर होगा। इट मीन्स कि ऐसा नहीं है कि वो कभी बीमार नहीं पड़ेगा, वो बीमार पड़ेगा लेकिन रिकवरी बहुत जल्दी उसकी हो जाती है, क्योंकि उसमें जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो अच्छी है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे जो थर्ड पर्सन है ए बी, क्योंकि उसका फीवर ठीक नहीं होता है, हर बार उसे मेडिसिन लेनी पड़ती है, इट मीन्स कि उसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कम है यहाँ पर, इसीलिए क्या हो रहा है कि वो जल्दी से रिकवरी नहीं कर पाता है। इस बात से हमें ये पता चला कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है, जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, इम्यूनिटी जो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, किसी की इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है तो किसी की इम्यूनिटी बहुत अच्छी नहीं होती है, किसी की मीडियम होती है। अब आपने कहा कि कौन डिसाइड करता है कि इम्यूनिटी कैसे होनी चाहिए, किसी में बहुत अच्छी इम्यूनिटी तो किसी में बहुत कम इम्यूनिटी कैसे होती है? हमने कहा कि ये डिसाइड हम खुद करते हैं, क्योंकि आपको पता होगा जिस दिन हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, पहला ही सेंटेंस हमारे पास आया था कि वो कौन से फैक्टर हैं जो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। तो हमने बोला था आपका जो जेनेटिक मटेरियल जो है, आपका आपका क्या है यहाँ पे, जो आपका डीएनए हो गया है, या आपका जो जेनेटिक मटेरियल हो गया है, या जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, एक वो, ठीक है, पहला। सेकंड हमने कहा यहाँ पे हमारा जो लाइफस्टाइल है, हमारी लाइफस्टाइल कैसी है। तीसरा, हम अपनी लाइफ में कितनी यहाँ पे एक्सरसाइज यूज कर रहे हैं। ये सारी जो चीजें होती हैं, हमने कहा यही डिसाइड करती हैं कि हम यहाँ पर हमारी इम्यूनिटी कैसी होती है। इम्यूनिटी एक्चुअली में क्या है? तो आपने कहा कि ठीक है, हमने कहा कि सभी के पास इम्यूनिटी होती है। अब हम कह रहे हैं कि हमारी जो इम्यूनिटी हमारे लाइफस्टाइल पे डिपेंड करती है कि हमारा लाइफस्टाइल कैसा है, कि हम कैसा फूड लेते हैं, हमारी टाइमिंग क्या है, हम कैसे अपने लाइफ को बैलेंस करते हैं, बैलेंस फूड हम ले रहे हैं। तो आपने कहा कि अगर ऐसा है तो फिर इसका मतलब क्या इम्यूनिटी हमारे शरीर में बाद में बनती है? यानी कि अगर ऐसा होता कि हमारे पास पहले से इम्यूनिटी है, जैसे जब हमारा जन्म होता है तो जन्म से हमारे पास 2 हाथ होते हैं, 2 पैर हैं, आंखें हैं, कान है, सारे बॉडी ऑर्गन्स हैं। तो क्या इम्यूनिटी जो हमारी होती है, क्या वो जन्म से होती है या वो बाद में बनती है? आएगा ये क्वेश्चन आपके पास। अब जिस हिसाब से अभी तक हमने कहा है कि इम्यूनिटी कम या ज़्यादा हो सकती है हमारे लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग, तो आपके माइंड में आया होगा इसका मतलब इम्यूनिटी बाद में डेवलप होती होगी, और जिसका जैसा लाइफस्टाइल होता होगा उसकी इम्यूनिटी वैसे होती होगी।
तो आपका जो आंसर है या आपका जो सोचना है वो यहाँ पे पूरी तरीके से गलत नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ पूरी तरीके से सही भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने कहा इम्यूनिटी आपकी, ऐसा नहीं है कि आपकी इम्यूनिटी बाद में आप में आती है, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम आपके पास जन्म से होता है, फ्रॉम बर्थ। आपके पास जो आपका इम्यून सिस्टम है वो कब से होगा? फ्रॉम बर्थ। जन्म से हमारे पास हमारा क्या होता है? इम्यून सिस्टम होता है। हमने कहा कैसे? एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर WBC, जिसकी फुल फॉर्म है वाइट ब्लड सेल्स, यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं। ठीक है, WBC यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त कणिकाएं क्या है? आपकी सेल्स हैं जो कि आपके ब्लड का पार्ट होती है। ब्लड सेल्स है हमारे यहाँ पे, ठीक है, और हमारे किसका पार्ट है? हमारे रक्त, हमारे खून का पार्ट है। ब्लड हमारे पास कब से होता है? फ्रॉम बर्थ होता है, जन्म से होता है, यानी कि जन्म से का मतलब है कि उससे पहले भी होता है। जैसे जैसे आपने कहा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे ब्लड का फॉर्मेशन भी होता है, जो एम्ब्रियो होता है उसमें। तो आपने कहा कि उसके पास सिर्फ WBC ही आपके इम्यून सिस्टम का पार्ट नहीं है, लेकिन WBC जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके इम्यून सिस्टम का। इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं, जैसे हम लिम्फ कहते हैं, जैसे हम टॉन्सिल्स कहते हैं यहाँ पर, ठीक है, जैसे हम यहाँ पे फिजिकल बैरियर कहते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके इम्यून सिस्टम का पार्ट बनाती हैं। देखते हैं अगर हमारे पास इम्यून सिस्टम, ये है आपका इम्यून सिस्टम। अब इसको देख करके आपको काफी आइडिया आ जाएगा इम्यून सिस्टम के बारे में। तो आप ये देखिए इम्यून सिस्टम में आपके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। अब आपको समझ आएगा कि हमारे पास जन्म से क्या है। आपने कहा यहाँ पे आपके पास आती हैं यहाँ पर टॉन्सिल्स, ठीक है, आपके पास आता है बोन मैरो। बोन मैरो समझते हैं यहाँ पे? बोन मैरो जो आपकी ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन के लिए इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, बोन मैरो हो गया है। आपका स्प्लीन आ गया है यहाँ पे, ठीक है, ये आपके लिम्फ नोड आ गए हैं यहाँ पे। आपने कहा ये अपेंडिक्स है यहाँ पे, ये है, ये भी लिम्फ नोड है, ये थाइमस है। इसके अलावा हमने क्या बात की थी? आपका WBC है। ये आपके इम्यून सिस्टम के पार्ट्स होते हैं। अब ये सारी जो चीजें हैं, ऐसा नहीं होगा कि आपके पास ये सारी जो चीजें हैं वो बाद में डेवलप हो रही हैं। आपको क्या करना है? इम्यून सिस्टम के जो पार्ट्स है वो आपको लिख लेने हैं, और कहाँ पे पाए जाते हैं उनकी लोकेशन भी आपको लिख लेनी है। तो एक बार आप लोग इमेज को ध्यान से देखेंगे, ताकि जब आप इम्यून सिस्टम के बारे में बात करेंगे आपको काफ़ी चीज़ें यहाँ पे क्लियर होंगी कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। अब हमने कहा कि यहाँ पर आपका थाइमस है, या आपके लिम्फ नोड है, या आपकी बोन मैरो है, या आपके टॉन्सिल्स हैं, या आपकी WBC है। ये सारी चीज़ें आपके पास कब से होती है? फ्रॉम बर्थ होती है। इट मीन्स कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है हमारे पास कब से होता है? जन्म से होता है, ठीक है, क्लियर है इतना? तो हमने कहा फिर ऐसा क्यों है कि इम्यूनिटी जो है वो बाद में डेवलप होती है, या इम्यूनिटी का जो फर्क आता है वो क्यों आता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले आपको इम्यून सिस्टम के जो पार्ट्स हैं उनके नाम आपको पहले नोट कर लेने हैं। चलिए, तो आपने यहाँ पे नोट कर लिया होगा। अब हम समझते हैं। हमने कहा इतना तो हमें समझ आ गया कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो हमारे पास क्या है? फ्रॉम बर्थ है, यानी कि जन्म से हमारे पास आता है। तो ऐसा क्या है कि हमारी इम्यूनिटी कम या ज़्यादा होती है? तो हमने इस क्वेश्चन का आंसर पहले भी किया था। हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो डिसाइड यहाँ पर करता है कि आपकी इम्यूनिटी कैसे होती है, क्योंकि इम्यूनिटी धीरे धीरे बिल्ड होती है, धीरे धीरे आपकी जो इम्यूनिटी है वो बढ़ती है यहाँ, ठीक है। यानी कि जब कोई न्यूबॉर्न होता है, अगर उसके रोग प्रतिरोधक क्षमता का कंपैरिजन अगर किसी किशोर अवस्था में जो बच्चा है उससे किया जाए, तो आपने कहा जो किशोर होगा, यानी कि यहाँ पर जो 12 से 13 वर्ष की उम्र का बच्चा होगा उसकी इम्यूनिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि अब क्या है? उसने इम्यूनिटी को एक्वायर कर लिया है, यानी कि इम्यूनिटी उसकी क्या हो गई है? बढ़ गई है। तो क्या जब न्यूबॉर्न होता है क्या उसके पास कुछ भी इम्यूनिटी नहीं होती? हमने कहा इम्यूनिटी होती है, ठीक है, लेकिन बहुत कम होती है, क्योंकि अभी वो न्यूबॉर्न है। तो धीरे धीरे वो क्या करता है? एक्वायर करता है इम्यूनिटी को। कुछ इम्यूनिटी उसकी बॉडी में होती तो है, लेकिन अभी क्या है? वो बहुत कम होगी। अब हमने कहा कि जो इम्यूनिटी है वो कैसी होती है, ठीक है। इम्यून सिस्टम तो हम समझते हैं कि हमारे पास जन्म से हमारा इम्यून सिस्टम होता है। तो अब इम्यूनिटी को अगर मैं आपसे पूछूं, जितनी भी चीज़ें हमने अभी तक डिस्कस की हैं इम्यूनिटी के बारे में या रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में, और आपसे पूछा जाए
कि आपको क्या लगता है कि इम्यूनिटी क्या होगी, जन्म से हमारे पास होती है या हम बाद में उसे अर्जित करते हैं या एक्वायर करते हैं। अर्जित या एक्वायर का मतलब समझते हैं, जो चीज़ें हमारे पास जन्म से नहीं होती है लेकिन हम बाद में उनको क्या करते हैं, यहाँ पे पाते हैं या बाद में उन्हें अर्जित करते हैं या बाद में उन्हें कमाते हैं, जो भी चीज़ें, जो भी टर्म आपको सही लगे। तो हमने कहा कि इम्यूनिटी क्या होगी, हमारे पास जन्म से होगी या हम बाद में उसे अर्जित करते हैं। हमने कहा दोनों तरीके की होती है। इम्यूनिटी हमारे पास जन्म से भी होती है कुछ, और कुछ हम बाद में क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं। तो इसी के बेसिस पे हमारे पास जो इम्यूनिटी होती है वो दो टाइप की इम्यूनिटी हमारे पास आती है। वो कौन कौन सी होगी, एक को हम कहते हैं इनेट इम्यूनिटी। क्या कहेंगे ऐसे यहाँ पे, इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी को हिंदी में कहा जाता है जन्मजात जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो प्रतिरोधक क्षमता जो हमारे पास जन्म से होती है उसे हम इनेट इम्यूनिटी कहेंगे। सेकेंड टाइप जो हमारे पास आती है दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड का मतलब होता है अर्जित, यानी कि जो आपने बाद में यहाँ पे प्राप्त की है, पहले से आपके पास नहीं थी, जन्म से आपके पास नहीं थी, पर जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हैं वैसे वैसे आप इनसे क्या करते हैं, अर्जित करते हैं। इनेट इम्यूनिटी जो हमारे पास जन्म से रहती है, अगर हम उसके बारे में बात करें तो कौन कौन सी होती है, आपने कहा फिजिकल बैरियर हमारे पास होते हैं जो हमें क्या देते हैं, इम्यूनिटी का मतलब आप समझते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो हमें रोगों से लड़ने की क्षमता देते हैं। तो उसमें सबसे पहले हमारे फिजिकल बैरियर आते हैं जो रोगों से लड़ने की क्षमता देते हैं। उसका एग्जाम्पल हमारे पास आता है स्किन। आपने क्लास 8 में एक चैप्टर पढ़ा था माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो, और उसमें हमने एक स्टेटमेंट कही थी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे चारों ओर होते हैं, वो हर जगह पाए जाते हैं, जहाँ पे जीवन पाया जाता है वहाँ पे भी पाए जाते हैं, जहाँ पे जीवन नहीं पाए जाते वो वहाँ पे भी पाए जाते हैं। इन शॉर्ट हमने कहा माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको हर जगह मिलेंगे। अब हमने कहा ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं दोनों टाइप के होते हैं, बेनिफिशियल भी होते हैं जो हमें बेनिफिट देते हैं, और हार्मफुल भी होते हैं जो हमें बीमार करते हैं। हमने कहा अगर हम देखें तो मैक्सिमम जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हार्मफुल होते हैं, जो हमें बीमार करते हैं, जो हर टाइम हमारे चारों ओर भी रहते हैं। तो ऐसा कैसे है कि हम, अगर ऐसा होता, अगर ऐसा है, हमने कहा हमारे चारों ओर क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें बीमार करते हैं। तो इस हिसाब से तो हम हर टाइम हम बीमार पड़ सकते हैं, क्योंकि हर टाइम हमारे चारों ओर क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। चाहे आप अपने घर जाते हैं, चाहे आप कितनी भी क्लीनिंग यहाँ पे करते हैं, चाहे आप स्कूल में हैं, चाहे आप कहीं मार्केट में हैं, तो आपने कहा कि आपके चारों ओर माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। आपने कहा कि हम बीमार तो पड़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हम हर टाइम बीमार ही पड़ रहे हैं। तो ऐसा क्या है जो उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमारी सुरक्षा करता है, आपने कहा वो है हमारी स्किन। क्योंकि मैक्सिमम जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो अधिकतर जो सूक्ष्म जीव है, वो हमारी स्किन को पेनिट्रेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारी स्किन के अंदर नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो हमने कहा कि हमारी जो स्किन है वो एज अ बैरियर, बैरियर आप समझते हैं कि किसी भी चीज के लिए जो अवरोध उत्पन्न करता है, अवरोध या किसी भी चीज को आपने कहा कि वो अंदर नहीं आने देगा या वो अवरोध उसके लिए उत्पन्न करेगा, उसे हम क्या कहेंगे, बैरियर कहेंगे। तो आपने कहा स्किन एक्ट एज अ बैरियर, फिजिकल बैरियर, फिजिकल मतलब होता है कि बाहरी एक बैरियर के रूप में काम करता है। आपने कहा एक प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में हमारी सुरक्षा करती है हमारी स्किन, जो हमारे पास जन्म से होती है जन्म से। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी, इनेट इम्यूनिटी होगी जो हमें जन्म से मिलती है। फिर आपने कहा कि ठीक है, ये तो हमें समझ आ गया कि हमारी स्किन को मैक्सिमम माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी स्किन के आर पार नहीं जा सकते हैं। लेकिन फिर हमने कहा हमारा जो माउथ है, जब हम खाना खाते हैं, हमारे जो नॉस्ट्रिल्स हैं जब हम सांस लेते हैं, ये ऐसे पाथ है जहाँ से कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आसानी से हमारी बॉडी में एंटर कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे तो ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे भी स्किन एक कवरिंग लगा रखी हो। हमने कहा यहाँ पे भी हमारे कुछ क्या आते हैं, बैरियर आते हैं, और इन बैरियर को हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर। ठीक है, फिजियोलॉजिकल बैरियर में आपके एग्जाम्पल आते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लाइसोजाइम। सबसे पहले बात करेंगे लाइसोजाइम के बारे में। आपने डाइजेशन पढ़ा है क्लास 11th में, आपके पास एक चैप्टर आता है डाइजेशन, और उसमें आपने एग्जाम्पल लिया है ह्यूमन का। ठीक है, जो हम डाइजेशन पढ़ रहे थे तो हमने वहाँ पे पढ़ा था डाइजेशन स्टार्ट होता है माउथ से, और वहाँ पर हमने सलाइवरी ग्लैंड की बात की है, 3 पेयर होते हैं। उससे
सलाइवा सिक्रीट होता है। सलाइवा का कंपोजिशन जब हमने देखा था, यानी कि सलाइवा किन किन चीज़ों से मिलकर के बना है, उसमें आपने कहा सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोरीन है यहाँ पे, ठीक है, HCO3 है यहाँ पे, हमने कहा सलाइवरी अमाइलेज है, और हमने एक और चीज़ यहाँ पर देखी थी, दैट इज लाइसोजाइम। जो लाइसोजाइम होता है वो क्या करेगा यहाँ पे, वो आपके सलाइवा में भी प्रेजेंट होता है और आपके टीयर्स में भी प्रेजेंट होता है, जो आपके आंसू होते हैं उनमें भी प्रेजेंट होता है और आपके सलाइवा में भी प्रेजेंट होता है। इसका काम है कि जो भी हार्मफुल, ये इसका जो नेचर है वो एंटी बैक्टीरियल होता है। एंटी बैक्टीरियल यानी कि ये जो हानिकारक जीवाणु है उन्हें नष्ट करने में मदद करेगा। अब इसका नेचर है कि जैसे ही आपने खाना खाया, आपके खाने में अगर हानिकारक जीवाणु या हार्मफुल बैक्टीरिया आ गए हैं, ये उन्हें किल कर देगा। सेम आपके टीयर्स में जो लाइसोजाइम होता है उसका भी यही फंक्शन होता है। क्या कर रहा है, आपको सेफ्टी प्रदान कर रही है। यही तो हमने कहा था कि ठीक है स्किन से तो आपने कहा पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे, लेकिन जब हम खाना खाते हैं मुंह से तब भी तो जा सकता है। फिर आपने कहा इन केस हमारे मुंह में जब हमने खाना खाया तो वो जो हार्मफुल बैक्टीरिया है वो फिर भी बच जाते हैं और वो हमारे स्टमक में आ गए हैं, तो हमारे स्टमक में होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जैसे कि आपने कहा पेप्सिनोजन को एक्टिव करके पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, और पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। जैसे कि आपने कहा कि यहाँ पे और भी फंक्शंस होते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के, जैसे मीडियम को एसिडिक बनाना, और एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है कि जो हार्मफुल जो बैक्टीरिया होते हैं, हानिकारक जो जीवाणु होते हैं, उन्हें फिर से मार के हमारी सुरक्षा करना है, क्योंकि अगर उन जीवाणु को नहीं मारा गया तो वो हमें क्या करेंगे, बीमार करेंगे। तो इस प्रकार के जो बैरियर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे फिजियोलॉजिकल बैरियर कहते हैं। थर्ड टाइप के जो बैरियर आते हैं, आपने कहा सेलुलर बैरियर उन्हें हम कहते हैं यहाँ पे, जैसे कि मैक्रोफेज हो गया है और न्यूट्रोफिल हो गया। तो मैक्रोफेज और फेजेस और न्यूट्रोफिल जो है, जब हम आगे बढ़ेंगे तब हम इनके बारे में बात करेंगे। एंड नेक्स्ट है यहाँ पे साइटोकाइन। ये एग्जाम्पल आप इनमें से दो एग्जाम्पल तो हमें बहुत अच्छे से समझ आ गए हैं, हमें समझना ही दो और एग्जाम्पल जो हमारे और रहते हैं उनके बारे में हमें समझना है। अब हमने कहा जो यहाँ पे ये जो चीज़ें फिजिकल बैरियर है, फिजियोलॉजिकल बैरियर है, सेलुलर बैरियर है और साइटोकाइन है, ये हमारे पास जन्म से रहते हैं और इनके द्वारा जो हमें इम्यूनिटी मिलती है वो हमारे इनेट इम्यूनिटी कहलाएगी। इसके अलावा हम जब यहाँ पर धीरे धीरे एक्वायर करते हैं, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं और हम क्या करते हैं, हम बीमार भी पड़ते रहते हैं। जब हम बीमार पड़ते हैं तो एक्चुअली में वहाँ पे भी हमारी इम्यूनिटी बिल्ड होती है, ठीक है, कैसे होती है तब पढ़ेंगे जब हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में बात करेंगे। तो अगर हम इम्यूनिटी को पढ़े तो आपने कहा इम्यूनिटी इज द बॉडी स्टेबिलिटी टू प्रोटेक्ट, इम्यूनिटी इज द बॉडीज एबिलिटी टू प्रोटेक्ट इट्स सेल्फ फ्रॉम डिजीज। आपने कहा कि जो इम्यूनिटी होती है वो क्या है, एक एबिलिटी है, हमारी शरीर की क्षमता है जो हमें डिजीज से क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। तो हमने कहा डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म सच एज वायरस एंड बैक्टीरिया, द बॉडी immune system release antibodies to fight off pathogens which prevent disease। तो हमने कहा कि हमारी जो बॉडी होती है वो एंटीबॉडीज बनाती है और ये एंटीबॉडीज क्या करती है, ये जो पैथोजन होते हैं, ये जो रोगजनक होते हैं, इन्हें किल करने में हमारी सहायता करती है। तो इम्यूनिटी की डेफिनेशन आपको नोट करनी है। आपने कहा जो इम्यूनिटी होती है वो दो प्रकार की इम्यूनिटी हमारे पास आती है। सबसे पहले तो इम्यून सिस्टम आपको बनाना है, ये आपके लिए होमवर्क में होगा। आप लोग क्या करेंगे, आपकी बुक में भी इम्यून सिस्टम दिया गया होगा और आपको सर्च करना है, इम्यून सिस्टम बनाने हैं। इम्यून सिस्टम में आपने कहा आपके क्या क्या आएंगे, म्यूकस लेयर आती है आपकी, आपके WBC आते हैं, आपके टॉन्सिल्स आते हैं, आपके लिम्फेटिक जो वेसल्स हैं, जो लिम्फ नोड है वो आपके यहाँ पर आते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आप लोग क्या करेंगे, बना लेंगे, इम्यून सिस्टम को बना करके लेकर के आएंगे। फिर आता है इम्यूनिटी, जो दो टाइप की होती है, एक है इनेट और एक है एक्वायर्ड। यहाँ पे इनेट की जो यहाँ पे अलग अलग एग्जाम्पल है वो भी आप नोट करेंगे। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हम आगे जाकर के बात करेंगे, एक्वायर्ड इम्यूनिटी को जब हम यहाँ पर समझेंगे, तो एक बार आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए, तो अब हम बात करेंगे इम्यूनिटी के बारे में थोड़ा सा, और उसके लिए आप लोग एक बार घर से पढ़ के लेकर के, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग टॉपिक हमारा होता है, हम समझते हैं कि हमारी बॉडी रोगों से कैसे लड़ती है। तो ये इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसीलिए आप थोड़ा सा घर से पढ़ करके लेकर के आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। आज अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।